तुम शब्द, मैं अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। जी हाँ, एक अच्छा जीवन साथी जिंदगी में गमों को आधा और खुशियों को दोगुना कर देता है। अगर हम आज यंगस्टर की बात करें, तो हम देखेंगे कि उनके ज़हन में सिर्फ 2 ही शब्द हैं। एक है करियर और दूसरा है रिलेशनशिप्स। यही नहीं, अगर हम 30s और 40s के लोगों को भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऑन द टॉप प्रायोरिटी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम परिवार में जीते हैं, हम समाज का हिस्सा हैं और हम सभी रिश्तों की धुरी पर ही घूमते हैं। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जब हम बात करते हैं जीवन साथी की, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है जब हम जीवन साथी का चयन कर रहे होते हैं या फिर इस बंधन में जब हम नए-नए बंधते हैं, तो हम सभी के मन में अपेक्षाएँ कह लो या सपने कह लो या उम्मीद या आशा, वो यही होती है कि हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अटूट प्रेम हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हम इतना समझें कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। और हम सब यही अपेक्षा करते हैं अपने पार्टनर से भी। लेकिन यदि हम देखेंगे शादी के कुछ समय बाद, तो अपने समाज में हम देखते हैं, अपने परिवार में हम देखते हैं, हमारा खुद का भी इनफैक्ट यही अनुभव है कि कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ शिकायतें हमारे मन में पनपने लगती है। ऐसा क्यों है? और वो क्या शिकायतें हैं जो हमारे मन में पनपती है? और आप यकीन नहीं मानेंगे, धीरे-धीरे वो छोटी-छोटी जो बहस होती है, वो बहुत बड़ी बन जाती है और कहीं न कहीं डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली हमारे दिल में घाव करती जाती हैं। तो वो जो शिकायतें हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? अ, वो शिकायतें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि आखिर मैं ही क्यों समझूँ? आखिर मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? आखिर मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझता है? या फिर हम सोचते हैं कि काश वो मेरे हिसाब से बदल जाए या फिर कभी ये हमारे मन में प्रश्न आता है कि वो मुझे बदलना ही क्यों चाहता है? क्या प्रेम नहीं है हमारे बीच में? या फिर हम ये सोचते हैं कि हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशंस अनफुलफिल्ड क्यों रह जाती हैं? क्यों मैं उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँ? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे इस बंधन की डोर जिस पे हम जिस धुरी पर हमारा पूरा जीवन घूमता है, वो कच्ची हो जाती है। वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे टूटने लगती है। या फिर हम कभी न कभी अपना मुँह मोड़ लेते हैं एक-दूसरे से। शायद हम सोचते हैं कि शायद ये ऐसा ही होता होगा, शायद यही जीवन है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे अंदर वो जो खालीपन है, क्योंकि हम सपने तो बहुत अच्छे संजोते हैं कि हम पूर्ण होंगे, हम हमारे अंदर प्रेम होगा, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जब वो नहीं बनती है, नहीं मिलती है, तो हम उस अधूरेपन के साथ जीना सीखते हैं। कुछ लोग अलग हो जाते हैं और कुछ लोग उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाक़ई में इसी तरह का बंधन है ये या कुछ और भी है या हमसे कुछ मिस हो रहा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब के साथ हमारे आज के वक्ता मौजूद हैं श्री शिव कुमार श्रीवास्तव जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस मंच पर ब्रदर। नमस्ते सिस्टर, आपने थैंक यू। आपने मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूँगी। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और समाज शास्त्र में स्नातक किया है। वर्तमान में आप भारतीय रेलवे में सीटीआई के पद पर कार्यरत हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप ट्रेनर हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग, लाइफ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप के विशेषज्ञ हैं। आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ट्रेनर भी हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज चूँकि हमारा ये जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की ये जो नींव है, ये कहीं न कहीं इसी पर रहती है। हमारा पूरा परिवार वो कहते हैं ना कि अगर हमारे परिवार में कोई एक पर्सन भी हमें नहीं समझता है, तो हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारे जीने का तरीका है, वही बदल जाता है और कहीं न कहीं अधूरापन रहता है। तो आज हम इस सत्र में जानेंगे कि शादी का एक्चुअल महत्व क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज? इसी के साथ इस बंधन में बंधने के बाद भी क्या हम अपने आप को उच्च स्तर पर विकसित कर सकते हैं?
यदि कर सकते हैं तो कैसे? और आप देखेंगे हम हमेशा बचपन से कुछ लेते आए हैं, अपने परिवार वालों से, समाज से, प्रकृति से। तो क्या ये बंधन हमें कुछ देना सिखाएगा या सिखाता है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज के वक्ता से लेंगे। हैंड ओवर टू यू ब्रदर फॉर द सेशन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं। जैसा सिस्टर रीना ने कहा कि हम सब इस बंधन में बड़ी उम्मीदों से बंधते हैं, बहुत सारे सपने संजोते हैं, लेकिन कहीं धीरे धीरे कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, कुछ निराशाएं आने लगती हैं। तो वो क्या चीज है, वो किस जागरूकता की हमें जरूरत है, जहां हम स्वयं को कैसे हम तैयार करें उन चुनौतियों के लिए, कैसे हम तैयार करें उस भूमिका के लिए जो हमारे विकास को गति देगी। क्या मैरिज और हमारे विकास का कोई रिश्ता है, या केवल जैसा हम कई बार युवाओं से सुनते हैं कि ये हमारे सपने पूरे करने का एक माध्यम है। तो आइए हम समझते हैं। आप सभी से ये शेयर करते हुए मुझे भी खुशी है कि मेरी अभी नवंबर में 25 साल हो जाएंगे शादी को। तो एक 25 साल का जो सफर है, इसमें जो कुछ मैंने सीखा कि मैरिज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो 2004 से पहले और 2004 के बाद मेरे लिए खुद ही मैरिजेस के मायने बदले, जब मैंने हार्टफुलनेस प्रैक्टिस के थ्रू अपने को कनेक्ट किया। तो बहुत सारी इनसाइट्स मुझे मिली जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया। तो आप सबको मैं कोई बड़ा रहस्य बताने के लिए नहीं हूं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मैं ये देख पाया, ये सीख पाया कि मेरा रोल किसी भी रिलेशन को परफेक्ट करने के लिए क्या हो सकता है, मेरी जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरा करूं, क्या टूल्स और टेक्निक्स मेरे पास होनी चाहिए, वो क्या चीज है जिससे कोई भी रिश्ता कमजोर हो जाता है। इन सब चीजों पर जो कुछ मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किए, उसको अप्लाई किया, वो सब चीजें मेरा सौभाग्य है कि इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपके साथ उसे साझा करूंगा। ये वो तरीके हैं जिनको ऐड करके हम अपने लिए कुछ बेहतर संभावनाएं तलाश सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज मेरी समझ में आई कि ह्यूमन बीइंग्स एज ए ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर ये बड़ा कंसेप्ट चलता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिपेंड। मान लीजिए मेरा जॉब लग जाता है, तो एक मैं अपने अंदर एक चेतना आती है, एक अवेयरनेस आती है कि अब मैं सेल्फ डिपेंड हो गया हूँ। ऐसा सिस्टर्स और ब्रदर्स दोनों के साथ होता है। और ये सेल्फ डिपेंड होने की जो हमारी एक जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, बहुत खूबसूरत कॉन्फिडेंस है। लेकिन आइए हम इस लॉ को समझें कि गॉड का पर्पस या नेचर का पर्पस क्या है। तो नेचर ने एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब म्यूचुअली डिपेंड है एक दूसरे पे। इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है। ये दास्ता नहीं है, ये किसी की गुलामी नहीं है, किसी के लिए अपने को एक, जैसे हम बोलते हैं कि साहब हमने किसी को समर्पण जबरदस्ती वाला नहीं किया है। एक लॉ है
जो हमें बताता है नेचर में कि जो कुछ भी क्रिएशन में है वो एक नेटवर्किंग का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे पर ही डिपेंड है और इसी में हमारी एग्जिस्टेंस की खूबसूरती है। समस्या केवल तब पैदा होती है जब हम अपनी पर्सनालिटीज में, अपने व्यक्तित्व में ये धारणा पक्की कर लेते हैं कि मेरा वजूद, मेरा रोल, मेरी अर्निंग, मेरी थॉट, मेरी पर्सनालिटी ज्यादा बेहतर है। जैसे ही ये भाव मेरे अंदर आने लगता है, हम उस रिलेशंस में जो कुछ अपना बेस्ट दे सकते थे वो वहीं से रुकना शुरू हो। किसी ग्रेट सेंट ने कहा है कि अगर हम अपने कपल रिलेशन बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं तो हमें 3 बातों पे बहुत गौर से ध्यान रखना होगा। ब्रदर सिस्टर, जो लोग भी इस सेशन में जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी पेन पेंसिल या अपना मेंटल नोट, जहां भी उन्हें कंफर्टेबल लगे, ये मैं खूबसूरत कोटेशंस जो आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये ग्रेट सेंट्स के हैं। बाद में जिस किसी को भी उनकी जरूरत होगी हम उनसे शेयर भी कर लेंगे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है ये, तो हम चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी थोड़ी सी गंभीरता से इसे लेंगे, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो अपने आप में एक पूरी संभावनाओं को समेटे हुए हैं। इन जनरल टर्म्स में तो हम बोल देते हैं कि साहब हमें एक दूसरे को समझना होगा, लेकिन वास्तव में ये जो अंडरस्टैंड करना है और समझना है कितना व्यापक शब्द हो सकता है, इसकी गहराई कहां तक जाती है और ये कैसे हमारे अंदर एक नया परसेप्शन डेवलप करती है हमारे जीवन साथी के लिए। आइए हम उसको समझते हैं। तो बहनों भाइयों, 3 चीजें हैं जो कपल रिलेशन की जान मानी जा सकती हैं। उसमें सबसे पहली है म्यूचुअल ट्रस्ट। आजकल बहुत सारी परेशानियां ट्रस्ट को लेकर बनती हैं। आपके मोबाइल फोन्स में आपके पासवर्ड, आपकी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका अपना एक इंडिविजुअल अप्रोच, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ट्रस्ट की जो बेसिक, जो हमारे लिए क्वालिटी होनी चाहिए, उसके साथ हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। कई जगहों पर, कई रिलेशंस में केवल एक छोटे से पासवर्ड से प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। ट्रस्ट एक बहुत व्यापक शब्द है जहां मैं अपने पार्टनर के लिए अपने आप को सौंपता हूं। ये दोनों तरफ से होता है। तो जब मैं सौंपता हूं तो उसमें रोकता कुछ भी नहीं है। मैं जैसा भी हूं, सामने हूं खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं है। इसे हम वफादारी भी कहते हैं, लॉयल्टी भी कहते हैं। ट्रस्ट के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। तो अगर हमने अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाना है तो आइए हम अपने अंदर की जो कुछ भी चीजें, जिन्हें हमने लगा कि इसे छुपा लेने से ये चीजें हमारे लिए परेशानी बनती हैं, उस ट्रस्ट वाले इशू को हम और बेहतर करें। दूसरी चीज, हम जिस समाज में पले बड़े होते हैं, या तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी या फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ये दोनों ही जो कंसेप्ट है वो हमारी एसिमिलेशन की, हमारी मिलन की प्रक्रिया को, हमारी आत्मा के मिलन की मैं बात कर रहा हूं,
उस प्रक्रिया को भी रोक देती है। तो हम उस प्रक्रिया को कैसे पूरा करें, उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमारे सबके बने बनाई पर्सनालिटी लेके हम इस संबंध में प्रवेश करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे अवचेतन में ये धारणाएं समाज के द्वारा हमें दे दी जाती है। और वो धारणाएं क्या है कि किसी से दबना नहीं है, या कोई बताता है कि ये आपके लिए एक मौका है अपने को साबित करने का। तो ये जो तमाम तरह के मिसकंसेप्शन सामान लेके हम संबंधों में आते हैं, यही हमारी बाधा है। अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके विज्ञान को समझेंगे कि एक पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, तो हमारी इंडियन फिलॉसफी में ऐसा मानते हैं, और महाभारत काल में अभिमन्यु इसका उदाहरण है कि उन्होंने सीखने की प्रक्रिया गर्भावस्था काल से ही शुरू हो गई थी, और उस प्रक्रिया के द्वारा उनकी पर्सनालिटी तब से डेवलप हुई, और बाद में महाभारत युद्ध में उस प्रक्रिया के जो उनको ज्ञान मिले उसका उन्होंने चक्रव्यूह निधन में उपयोग किया। तो अगर हम उस साइंस को माने तो हमारी सबकी पर्सनालिटीज तब से डेवलप हो रही हैं जब से हमें पता भी नहीं है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए। हम 6 साल की तब तक हमारी एज होती है, जो कुछ भी हमारे पेरेंट, माता पिता हमें सिखाते हैं, इसलिए माँ को पहला गुरु कहा जाता है। प्रथम गुरु माँ है, फिर पिता है, हमारे टीचर्स हैं, हमारी स्कूलिंग है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। कितनी सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। जब मेरा पार्टनर मेरे से कोई ऐसी बात कहता है जो मुझे लगता है कि इसके द्वारा नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैं केवल अपने पार्टनर को उसको जिम्मेदार बताता हूँ, और हो सकता है मैं उसे जज करके ये भी कह सकता हूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या आपको इतना भी नहीं पता, या हो सकता है गुस्से में मैं कोई और भी शब्द का उपयोग करूं। लेकिन बहनों भाइयों, अंडरस्टैंडिंग की ये डिमांड है कि जब आप अपने पार्टनर की तरफ देखें, अगर कुछ बेहतर वहां से आपको मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको इतने सारे लोगों का कृतज्ञ होना है, जिसमें उनके माता पिता हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके गाइड हैं, उनका समाज है, उनकी संस्कृति है। सैनिटाइजर। और जेनेटिक्स वो प्रक्रिया है जो हम बोरो करते हैं जन्म से, जिस कुल में हम जन्म लेते हैं। तो इतने सारे लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए अगर हमें हमारे पार्टनर से कुछ बेहतर अनुभूतियां मिली। लेकिन अगर हमें कुछ खराब अनुभव हुए हमारे हिसाब से, वो जरूरी नहीं है कि खराब हो, तो हम केवल अपने पार्टनर को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ है मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी अधूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही ये हुआ कि उन सारे लोगों को हम अपनी निगाह में लेके आए जिनकी वजह से एक बना बनाया व्यक्तित्व मेरे जीवन में मेरे पार्टनर के रूप में आया है। अब मुझे देखना होगा कि कैसे मैं उसकी मदद करूं, कैसे मैं उसे अपने प्यार से, अपने विश्वास से, जैसा मैंने कहा ट्रस्ट, उसकी पर्सनालिटी को और बेहतर कर सकता हूं। उसके बजाय हम जज करके उसको एक तरह से उसके विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर की थी वो है ट्रस्ट। क्योंकि अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो एक बड़ा फेमस कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी बगीचे में बहुत सारी खरपतवार है और एक फूल वहां खिला हुआ है, तो आप उस एक फूल के लिए भी
उस बगीचे की तारीफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता जिसमें एक भी खूबसूरती ना हो, एक भी खूबी ना हो। आप उस एक खूबी को ढूंढिए और उस एक के सहारे उसे प्यार करिए, उस पर भरोसा जताइए। क्योंकि अगर आप एक भी खूबी ढूंढने में असमर्थ हैं, तो इसका मतलब है आप में बहुत बड़ी कमी है। आप इतने ज्यादा नकारात्मक हो चुके हैं, आप इतने ज्यादा जजमेंटल हो चुके हैं कि आप एक भी खूबी ढूंढने में असमर्थ हैं। तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। हमें इस आदत को विकसित करना होगा कि कैसे मैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इसी तरह से काम करता है कि वो सबसे पहले नेगेटिव चीजें पकड़ता है। आप किसी का 10 बार भला कीजिए, लेकिन अगर एक बार आप उसकी मदद करने से चूक गए तो वो 10 बार की चीजें भूल जाता है। ह्यूमन माइंड वो एक बार की चीजें ही दोहराता रहता है जब आप उसकी मदद नहीं कर पाए। और तीसरी चीज जो हमारे रिलेशंस में सबसे बड़ी परेशानी बनाती है, वो है एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना। जैसे हम कह सकते हैं नीचा दिखाना या उसको कमतर आंकना। इसकी जगह हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रिश्ते के लिए जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी जान है, इन 3 चीजों पर अगर हम गौर करें कि हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट, हमें उसे अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हमें उसका आदर करना होगा। क्योंकि गॉड की जो क्रिएशन में मेल और फीमेल दोनों ही उसी सोर्स से आए हैं। कोई भी ज्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, और एक दूसरे के बिना एक अधूरापन भी है, अपूर्णता भी है। तो जब हमारे रचनाकार ने, जब हमारे क्रिएटर ने हमें अलग अलग खूबियों से नवाजा है, तो हमें क्या हक है कि हम अपने जजमेंटल एटीट्यूड से सामने वाले को कम करके आंकें। तो ये कुछ हम आदतें विकसित करके हम अपने रिलेशंस को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब इस रिश्ते को अगर हम इस खूबसूरती से जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम वाइब्रेशन वाइज रिफाइंड होने लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जिस प्रेम की तलाश, जिस प्रेम की चाहत करके हम इस रिश्ते में एंटर हुए थे, हमने संबंध बनाया। संबंध के इस शब्द को अगर हम 2 भागों में देखें तो वो बंधन जो मुझे समत्व प्रदान करेगा, वो खूबसूरत साथ जो मेरे अंदर के संतुलन को विकसित करेगा। और ये कैसे संभव है? जब मैं उस रिश्ते की खूबसूरती से उपयोग करने की मैनेजिंग स्किल्स अपने अंदर डेवलप करूंगा। क्योंकि नेचर का पर्पस, एकमात्र पर्पस है इवोल्यूशन या विकास करना। तो मैरिज भी हमारे विकास का और हमारे माध्यम से औरों के विकास का एक जरिया हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। ज्यादातर लोग हम सोचते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। कई अपने अनदेखे सपने पूरे करने की ख्वाहिशें पालते हैं, कई की अपनी बहुत सारी पसंद नापसंद होती हैं। एक बनी बनाई पर्सनालिटी, एक बना बनाया ड्रीम लेके हमें आते हैं। तो ये इसका मटेरियल एस्पेक्ट हुआ कि जहां मैं अपनी सेंसेस को, अपने प्लेजर को, अपनी खुशी को इन संबंधों में ढूंढ रहा हूँ। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? शादी का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है क्या? हाँ बेशक। कैसे? देखिए, हमारे माता पिता ने अगर इस खूबसूरत बंधन को स्वीकार नहीं किया होता तो हमें ये खूबसूरत दुनिया देखने ही नहीं मिलती। अगर उन्होंने अपने जमाने में सोचा होता कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना,
हमारे लिए तो जो हमारी लाइफ है उसकी जो कंफर्ट है वही हमारे लिए बढ़िया है। तो हम और आप ये दुनिया कैसे देख पाते? तो किसी खूबसूरत अ, किसी महान संत ने दो खूबसूरत लाइनें कही हैं कि मनुष्य दो ही प्रकार के होते हैं, एक वो जो ग्रेटिट्यूड वाले होते हैं और दूसरे वो जो इनग्रेटिट्यूड वाले होते हैं। एक कृतज्ञ होता है और एक अकृतज्ञ होता है। तो ये जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ द मैरिज है ये ग्रेटिट्यूड वालों के लिए है। वो सोचना शुरू करता है कि जब मेरे माता पिता के बंधन से, उनके वैवाहिक सूत्र में बंधने से मैं इस दुनिया में आया और मैंने इस खूबसूरत दुनिया को, इस परिवेश को, इस आनंद को मैं महसूस कर रहा हूं, तो अब मेरा टर्न है। तो मैं किसी और नई आत्मा को भी इसी तरह से स्पेस देके उसके जीवन को भी समुन्नत करूं। तो मैरिज का दूसरा पर्पस ये हुआ कि जो कुछ मेरे ईश्वर ने मुझे दिया था, और ईश्वर इतना करुणामय है, इतना प्यार करता है हम सबको कि मेरे जन्म के पहले ही मेरी माँ का जन्म होता है। देखिए वो हमारे लिए कितनी व्यवस्था करता है कि हमारे लिए इस खूबसूरत दुनिया को देखने का जरिया वो हमारे जन्म से पहले ही उसकी रचना हो जाती है और वो माँ के रूप में, पिता के रूप में हमें मिलती है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी इस वैवाहिक जिम्मेदारी के माध्यम से उस आत्मा को भी एक स्थान दें। और इसमें भी ये जो महान संत, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट सोल्स आती हैं, ऐसा कहते हैं कि जब हम वाइब्रेशन वाइज रिफाइंड होते हैं तब हम ऊंची आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और एज ए मदर फादर जब हम उन्हें सर्व करते हैं तो हम इस दुनिया के लिए खूबसूरत व्यक्तित्व भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं उस रचनाकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने टर्न में इस आपके प्यार को और आगे बढ़ाता हूँ। तो एक तरह से मैं उस जिम्मेदारी को भी अपने अंदर समाता हूँ, उसे भी समायोजित करता हूँ और एक बेहतरीन सोल को भी इस दुनिया में लाने का जरिया बनता हूँ। तो शादी हमारे लिए मानवता के कल्याण का भी एक माध्यम हो सकता है, या फिर हम एक दूसरे को मिसट्रस्ट करके, अंडर एस्टिमेट करके और जज करके हम किसी भी तरह से एक दूसरे में कमी निकाल के हम अपने जीवन को और जो जीवन से मिली उच्चतम संभावनाएं हैं उन दोनों को ही परेशानी में डाल सकते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारी जो जीवन यात्रा है बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो विवाह का एक पर्पस ये भी है कि हम न केवल उसके मेटीरियल एस्पेक्ट पे पॉन्डर ओवर करें, बार बार उस दिशा में सोचें, हम उसके आध्यात्मिक पक्ष का भी ध्यान रखें कि अगर हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये खूबसूरत दुनिया को महसूस करने की, देखने की एक इजाजत हमें मिली, तो क्यों ना हम औरों के लिए भी वो रास्ता बनाएं। तो एक तरह से मैरिज ही हमारे लिए वो जरिया है जहां हम, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर कुदरत ने चाहा, प्रकृति ने इजाजत दी, तो हम उस तरह से भी अपने रोल को निभा सकते हैं। एक और बात है कि जब हम अपने कपल रिलेशन को बहुत स्ट्रांग करते हैं, कल मैंने, अभी कल ही की बात है कि केबीसी में प्रोग्राम आ रहा था, उसमें एक सिस्टर थी छत्तीसगढ़ से, तो उन्होंने बताया कि बचपन में बहुत सारी परेशानियां उन्होंने माँ बाप के बीच देखी और उन चुनौतियों और परेशानियों और संघर्षों की वजह से विवाह नामक संस्था से उनका विश्वास ही उठ गया। वो सोचती थी कि अब विवाह करने से कोई फायदा नहीं। तो देखिए, बचपन में अगर हम एज ए पेरेंट, एज ए कपल अच्छे उदाहरण नहीं बनते तो हम बच्चों के लिए भी इस तरह की मायूसी, इस तरह के निराशा भरे वातावरण की रचना करेंगे जहां उनका विश्वास ही उठ जाएगा। और बाद में उन चुनौतियों और परेशानियों को, जब उनकी ऊर्जा स्तर कम हो जाएगी, जब वो थोड़े प्रौढ़ होंगे, जब उनके अंदर किसी को हेल्प की जरूरत होगी,
तब वो नितांत अकेले हो जाएंगे। तो शादी वो खूबसूरत सफर है जिसमें हर साल, हर क्षण हम एक नया जोश जोड़ते जाते हैं अपने प्यार से, अपने स्वीकार से। और हम एक दूसरे के लिए, अगर हम एक और एक देखें, और अगर हमने एक दूसरे को माइनस कर दिया, एक दूसरे को इतनी कमियां निकाली, इतनी ज्यादा परेशानियां खोज ली, तो हम जीरो हो सकते हैं। हम अगर एक और एक मिलके काम करें तो एक और एक दो हो सकते हैं, लेकिन एक और एक अगर हम साथ साथ मिलके चले तो एक और एक 11 भी हो सकता है। तो उस खूबसूरत इकाई जो है उसको हम किस अर्थ में जीते हैं, यही निर्धारित करता है कि हम उसे किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यही वजह है कि हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही हम रिश्ते में प्रवेश करते हैं, हम सामने वाले पे काम करना शुरू कर देते हैं, उसे सुधारना शुरू कर देते हैं, और जो कठोरता हमें अपने लिए लानी होती है वो हम सामने वाले पे आरोपित करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम अपने चरित्र को अगर बेहतर करना चाहें तो हमें एक्सेप्टेंस की क्वालिटी डेवलप करनी होगी, हमें नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना होगा, और हमें अपने प्रति कठोर होना होगा। लेकिन बहनों भाइयों, हम देखेंगे कि जीवन में हम इसका उल्टा करते हैं। हम एक्सेप्टेंस की बजाय रिजेक्टेंस कर देते हैं। हम अपने प्रति कठोर होने की बजाय सामने वाले के प्रति कठोर हो जाते हैं, और नॉन जजमेंटल की बजाय हम हाईली जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार तो हम टैग नेम भी दे सकते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या एक तरह से सामने वाले वक्ता के द्वारा या पार्टनर के द्वारा अपनी बात पूरी करने के पहले ही हम बता देते हैं कि मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। ये छोटी छोटी गलतियां हम सब दोहराते हैं। तो ये जो अपने व्यक्तित्व को या अपने सब कॉन्शियस को, जो हमारे अवचेतन में भरी हुई जो कुछ भी नॉन रिक्वायर्ड चीजें हैं, अगर हम चाहते हैं कि उन आदतों से भी हमें छुटकारा मिला, हम जल्दी से जल्दी अपने आप को बेहतर कर लें, तो हार्टफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, जो इसका क्लीनिंग प्रोसेस है, जो इसका मेडिटेशन प्रोसेस है, ये अपने सब कॉन्शियस को, जो कुछ भी हमने अपने व्यक्तित्व को गढ़ लिया है या हमारे अपनों के द्वारा जिसमें कंट्रीब्यूशन दे दिए गए हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो बैलेंस पर्सनालिटी हमें मिले, हमारे जीवन का संतुलन हमें मिले, तो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस आपको वो भी एक ऑफर करती है कि बड़ी तेजी से, बड़ी फास्ट स्पीड से हम अपने आप को भी बेहतर करके बैलेंस में ला सकते हैं, ताकि हम एक्सेप्टेबल हो जाएं, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ जाए, हमारे अंदर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड आ जाए, और हम अपने आप को देखना शुरू कर दें। क्योंकि मेडिटेशन इज फेस टू फेस विद द सेल्फ। आप हर ध्यान में स्वयं से मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात जब आपको बताएगी कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं सर, तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही अपने सुधार कार्यक्रम में लग जाएंगे। एक और बात मैं एज ए रेलवे मैन आपसे कहना चाहूंगा। बड़ी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है कि पहले जो हमारे रेलवेज में कोचेस चलते थे, वो उनमें वफर होते थे, शॉक एब्जॉर्बर्स जिसको हम कहते हैं। तो क्या होता था कि जब बोगीज एक दूसरे को, ट्रेन रुकने वाली होती थी, तो वो शॉक एब्जॉर्बर्स उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते थे, और गाड़ी रुकते समय किसी को जर्क्स नहीं लगते। अब नए कोचेस आए हैं तो स्पीड ज्यादा है, लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसमें जर्क्स लगते हैं, वो सेफ है। तो हमको बोला जाता है कि भाई ये जर्क्स तो आपको थोड़े से एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके जीवन में कोई बफर जोन आप बना लेते हैं, बफर वो है जो आपकी सॉक्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। तो ज्यादातर फैमिलीज में पेरेंट्स के रूप में, आपके वेल विशर्स के रूप में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सेल्फलेस एडवाइजर नहीं है, इसको याद रखिएगा, एडवाइजर सेल्फलेस होना चाहिए। ज्यादातर हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं वो
या तो आपकी पक्ष की सुनते हैं या दूसरे पक्ष की सुनते हैं, वो सेल्फलेस नहीं होते हैं। तो हार्टफुलनेस आपको एक सेल्फ एडवाइजर देने का वादा करता है इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ट। आप अपने दिल को, उसकी खूबसूरती को, उनकी उन संभावनाओं को, उनकी उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए हम आपको टेक्निक्स बताते हैं। फिर आपका सेल्फलेस एडवाइजर आपके बहुत करीब होता है। कहीं गलती होती है, कहीं कुछ चैलेंजेस आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो आपने आंखें बंद की और आपका एडवाइजर आपको बताता है बॉस यहाँ आप खुद गलत हो, आपको सॉरी बोलना चाहिए। या फिर इस समय आपको आर्गुमेंटेशन की उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम खुद को प्रूफ करने के चक्कर में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर लेते हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर आप तर्क में प्रवीण हैं, लॉजिकली आप वेरी स्ट्रांग हैं, तो तर्क में तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। तो अब आप बताइए कि आप जीते या हारे। तर्क आपको जिता सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी का दिल दुखा दें, हो सकता है कि आप उसको बहुत ज्यादा निराशा में ढकेल। तो जो जिम्मेदारी समझता है, जो ज्यादा बेहतरीन होने का वादा करता है कि मैं अपने पार्टनर से ज्यादा होशियार हूँ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को समझे, तर्क में ना उलझे, अपने आप को पॉज दे और उस कनेक्टिविटी के साथ जो हम हार्टफुलनेस प्रैक्टिस में आपको बताते हैं, अपने आप को देख ले, पॉज ले ले और फिर देखे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और प्यार तो वैसे भी, जो एक और कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा चलता है कि प्यार, मुझे प्यार करो, मैं बैठा हूं, मैं इसी बात के लिए हूं कि मुझे प्यार किया जाए। लेकिन जो साइंस ऑफ लव है, जिन लोगों ने हमसे और आपसे ज्यादा इस पे कंटेम्पलेट किया, रिसर्च की, उन्होंने बताया प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। और जब आप इस प्यार देने वाली प्रक्रिया में निपुण हो जाते हैं, तो अज्ञात स्रोतों से भी, न केवल आपके पार्टनर से, बल्कि अज्ञात स्रोतों से भी प्यार आप तक पहुंचने लगता है। क्योंकि नेचर का ये लॉ है, जो कुछ आप इस नेचर में दे रहे हैं, जो आपका निवेश है, वो मल्टीफोल्ड होकर आपके पास आ जाएगा। तो आइए आज के इस पावन पर्व पर, जो हमारे संबंधों के लिए इतना न्यौछावर होना, इतना त्याग करना, हमारी बहनें पानी भी नहीं पीती, खाना भी नहीं खाती, व्रत रखती हैं कि हम अपने पार्टनर की बेहतरी के लिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए, उन संबंधों को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम अपना त्याग करते हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे के इस त्याग को सम्मान दें, क्यों ना हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहें, क्यों ना हम उस रचनाकार के प्रति कृतज्ञ रहें जिसने हमें आपको मिलाया, ताकि हम इन संबंधों के माध्यम से अपनी मानव जीवन की श्रेष्ठता को साबित करें और उस ऊंचाई को पाने की कोशिश करें, जिसके लिए ये हमें खूबसूरत मौका मिला है। तो ये कुछ बहुत छोटी सी शेयरिंग मैंने आपके साथ की। अब मैं चाहूंगा कि किसी बहन भाई के जहन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो जरूर उसका हम स्वागत करें। ब्रदर मैं एक प्रश्न। जी सिस्टर आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपका प्रश्न पूछ लूंगा। ओके, नहीं नहीं, आप प्लीज पहले आप पूछिए। थैंक यू सिस्टर। ब्रदर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने एक सेल्फलेस एडवाइजर की बात कही, जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हम पता करें कि कोई एडवाइजर सेल्फलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो बायस है हमारे पार्टनर के प्रति, और जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ऐसी सूरत में किसी एडवाइजर पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है दोनों के लिए, जी क्योंकि ऐसे एडवाइजर जो कि सेल्फलेस हो, न्यूट्रल हो जी और जी दोनों की तरफ से एक्सेप्टेबल हो, ऐसे एडवाइजर कहाँ मिलेंगे?
जी जी, मैं उनका पता देने की कोशिश करता हूँ ब्रदर। आपका बहुत खूबसूरत प्रश्न है। एक्चुअल में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ब्रदर, उससे ज्यादा सेल्फलेस कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस हार्ट को तैयार करना पड़ता है। हम उसको कहते हैं हमारा इनर गाइड, हमारा इनर मास्टर, या हम उसको कहते हैं हमारी विजडम। ज्यादातर हम लोग इंटेलेक्चुअली गवर्न होते हैं, लेकिन हार्टफुलनेस प्रैक्टिस आपको बताती है कि अगर आपने दिल की उस पवित्रता को थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग जो हम करते हैं, यहाँ हम आपको सिखाते हैं, अगर आपने उस प्रोसेस से अपने हार्ट को तैयार कर लिया, देन यू विल फाइंड कि वो जैसे ही आप गलत होते हैं वो आपको बताना शुरू करता है। बचपन में तो इस मायूसी के साथ जब थे हम, तो वो हमें बोलता था, लेकिन ब्रदर हुआ क्या कि जैसे जैसे उसकी एडवाइजेस हमें नापसंद होती गई, क्योंकि वो हमारी अपनी उस तात्कालिक जरूरत के हिसाब से हमें मिसफिट लगी, तो उसने हमें बोलना ही बंद कर दिया। आखिर आप सोचिए कि आप किसी को एडवाइस दें, और अगर आप उस एडवाइस को देखें कि इसे बार बार ये व्यक्ति रिजेक्ट करता है, तो फिर आप उसे एडवाइस देना बंद कर देते। इसी तरह जो हमारा इनर गाइड था, जो हमारी इनर विजडम थी, जो हमारी, जिसे हम कहते हैं कि जो इनर स्ट्रेंथ थी, आत्मा का ज्ञान बोलते थे पहले, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर से छूट इसलिए गया क्योंकि हमने उसको सुनना ही बंद कर दिया। तो अगर आप इस प्रैक्टिस के थ्रू अपने उस एडवाइजर को एक्टिवेट कर लेते हैं ब्रदर, तो कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, वो बता देगा इस समय आपने जो चिल्लाया, इस समय ने आपने जो बोला वो गलत था। लेकिन ज्यादातर ये समाज में जो हमारी टीचिंग्स है वो इंटेलेक्चुअली है। हम पूरे समय ज्यादातर हमें बताया जाता है कि आप दिमाग का उपयोग करिए, दिमाग का उपयोग करिए, तो दिल कहीं इस पूरी प्रक्रिया में पीछे रह जाता है। और संबंधों के लिए ब्रदर, भावनाओं का, हमारी संवेदनशीलता का, हमारी समझ का जो बेसिक सेंटर है वो हमारा ब्रेन नहीं है, वो हमारा हार्ट है। तो अगर आप इस हार्ट का उपयोग करने लगेंगे तो सेल्फ लेस एडवाइजर आपके अंदर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत खूबसूरती से आपने बताया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। एक चैट बॉक्स में मेरे पास एक प्रश्न आया है। उसमें लिखा है कि सभी यूथ की तरफ से एक ये प्रश्न है कि अगर रिश्ता एक तरफा हो तो क्या किया जाए? क्या उसको खत्म कर दिया जाए या उसको किस तरह से निभाया जाए? जब हम बात कर रहे हैं कि ये रिश्ता है और फिर हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ये एक तरफा है, तो ये रिश्ता कहाँ हुआ? सर मेरा भी मेरे ख्याल से है। इसको जो सिस्टर नेहा अगर आप कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में तो थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताएं। थैंक यू सिस्टर। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और एक तरफ से लगातार एफर्ट कर रहे हो और अगली तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? रिश्ता खत्म कर देना चाहिए या फिर एफर्ट जारी रखना चाहिए? मतलब देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें स्वाभाविक हमें मिले हुए हैं। आप उन रिश्तों की बात करिए जहां आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टर, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी शामिल है कि आप कह रहे हैं कि आप एफर्ट कर रहे हैं और सामने वाले को कोई उसमें रुचि ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम उस रिश्ते का क्या करने वाले हैं जहां हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं। तो ये तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, क्योंकि रिश्ते उस बराबरी के लिए, सम्मान के लिए, हमने इसको बोला ना संबंध, वो बंधन जो मेरे समत्व को, मेरे संतुलन को, मेरी ऊंचाई को, मेरे विकास को मुझे देगा, और वो बंधन जो मेरे को डिग्रेड करेगा, मेरे को रिजेक्ट करेगा, मुझे रिकॉग्निशन ही नहीं देगा, बताइए उस संबंध का उद्देश्य क्या? थैंक यू भैया। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस ब्रदर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कोई पर्सन है, कोई फीमेल पार्टनर है, वो आपके साथ मतलब कि कुछ दिन तो ऐसा बिहेव रखती है जैसे कि
आप ही उसके लिए सब कुछ हो, और कुछ दिन के बाद स्टिल ऐसे कि मेरे लेके बेशक कहीं भी जाओ, तो उस केस में क्या किया जाए? 2 दिन मतलब कि जुदा जुदा 2 दिन प्यार से सब कुछ। ब्रदर, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जिस चीज में यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज है वो है लव। लव जो शब्द है और जो आकर्षण है, अट्रैक्शन, और जो एक्सपेक्टेशन है, इन सबको हमने मिला लिया। वास्तव में ये 3 अलग अलग शब्द है। ये हमारा, ये देखिए किसी पे लागू कौन सी चीज होगी ये उसका विजडम ही उसे बताएगा। हम यहाँ से जज नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हमें समझना होगा कि वो मेरा आकर्षण है या मेरा प्रेम है या मेरी अपेक्षाएं। होता क्या है कि ज्यादातर मेल्स को लगता है, ये फिर मैं किसी ग्रेट सेंस की शेयरिंग आपसे कर रहा हूँ, मेल्स को लगता है कि फीमेल्स के पास प्रेम मिलता है, फीमेल्स को लगता है कि जो प्रेम है वो मेल हमें देगा, और ये ऐसा इसलिए लगता है कि उन्हें घर में प्रेम नहीं मिलता। तो अब अगर हमें, मेरी और आपकी जो बेसिक नीड है वो लव है, और लव जब इंसानों के बीच है ही नहीं तो हम उनसे वहां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो पाया नहीं जाता। तो मानवीय संबंधों में ब्रदर अपेक्षा पर आधारित प्रेम होता है, उसको हम कहते हैं अफेक्शन, कि आप और हम म्यूचुअली डिपेंड हैं और इस रिश्ते को हम उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम अपनी शर्तों या अपनी अपेक्षाएं में हम उस रिश्ते में एक एंट्री करते हैं, और उसके बाद अगर आपको ये लॉ कोई बता देता कि साहब मनुष्यों में प्रेम ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, वहां स्नेह होता है, तो ये परेशानी वाला प्रश्न पैदा ही ना हो। भैया राइट। भैया मैं जितेन बोल रहा हूँ, आवाज आ रही भैया मेरी? जी ब्रदर। ब्रदर आप ये बता सकते हैं कि बेस्ट कपल या फिर बेस्ट रिलेशनशिप क्या होगी, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए? ब्रदर गा के बताऊं तो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये एक क्षण में जहां हम एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार है, केवल वही बेस्ट है। हमारे जो माता पिता ने हमें त्याग अगर नहीं किया होता तो आज हम यहाँ आपसे बैठ के शेयरिंग नहीं किए होते, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों से हमें पाला गया। तो किसी भी संबंध का जो आधार है, अगर जब सेक्रीफाइस नहीं है, हम अपने सुखों को, चाहे वो ऐन्द्रिक सुख हो, चाहे हमारे मेंटल हो, चाहे हमारे स्पिरिचुअल, हम अपने को एक दूसरे के लिए समर्पित करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम उसके विकास में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। मैं, मेरा और इस तरह की जो एटीट्यूड कोई और पार्टिसिपेंट्स जिनका कोई प्रश्न हो तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जी रख सकते भैया, हैं। मेरा एक प्रश्न है कि हमें किस एक्सटेंट तक एक रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, या फिर एक रिश्ते में कितना आपको एक इनपुट डालना चाहिए और किस एक्सटेंट तक डालना चाहिए जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, सामने वाला इंसान आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जितना वी कैन लीस्ट एक्सपेक्ट, तो उस सिचुएशन में आपको कहाँ तक सेक्रीफाइस, या फिर सामने वाला स्पिरिचुअली भी इस चीज को नहीं मद्देनजर रखते हुए आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आपको किस एक्सटेंट तक जाना चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक दरकिनार करते हुए, किस एक्सटेंट तक आपको उस रिलेशन को निभाना चाहिए? सिस्टर, हम साइंस में इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट एक ऐसी उसकी, वो जो मैटर होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि उसे कितना खींचा जा सकता है, और वो उसकी लिमिट है, उसके बाद अगर आप उसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो जो लोग मास्टर्स हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी मास्टरी हासिल की है, वो इन्फिनिटी तक उस रिश्ते को ले जा सकते हैं। हम और आप जैसे लोग, हम अपनी इलास्टिक लिमिट भी बढ़ाते जाएं, हम अपना प्रयास भी करते जाएं। और एक बात आपने कही, आत्मसम्मान, ये सारा का सारा खेल इस पर निर्भर करेगा
कि आपकी इनेट जो विजडम है वो आप उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। कई बार हम ये कंफ्यूजन में होते हैं कि हम सही हैं, और कई बार हमारा ईगो हमें बताता है कि हम सही हैं, लेकिन अगर हमारा विजडम एक्टिव होगा तो वो हमें बताएगा नहीं ब्रदर आपकी गलती है या सिस्टर आपकी भी गलती है। तो इसके लिए कोई भी बना बनाया पैरामीटर नहीं हो सकता, ये आपका दिल ही आपको बताएगा बस अब मेरे लिए ये मेरी इलास्टिक लिमिट है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक अपनी इलास्टिक लिमिट बढ़ाइए या फिर आप अपने विजडम से इसको तय कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन सिस्टर ये आपको ही अपने अंदर से पता करना होगा, बाहर से इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप कह रहे हो कि इलास्टिक लिमिट बढ़ा दी जाए, तो जो बंदा अपनी इलास्टिक लिमिट बढ़ाता है वो डिप्रेशन में जाने लगता है सडन, और थोड़े दिन के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे जिंदा आदमी हो पर वो मुर्दे के समान हो जाता है सर। ब्रदर आपने मेरी बात का गलत मतलब समझा। नहीं सर, मैं मतलब ये नहीं जो आप सर, बता रहे हो ना, ये चीज मैं फील कर चुका हूँ सर, बिल्कुल। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने एक मेंटल रिटार्डेड बच्चे को पाला है 24 साल तक, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप प्रेम की मात्रा बढ़ा, मैं पार्टनरशिप में इसको लागू आप कर पाएंगे कि नहीं क्षमता पे मेरा कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि जब वो बच्चा मेरी जिंदगी में आया तो वो उसमें कोई संभावना ही नहीं थी। तो लोगों ने कहा भाई ये तो तुम्हारे पुराने पाप हैं या और जो भी बातें वो कह सकते थे, लेकिन मेरा मानना ये था कि अगर ये मेरी जिंदगी में आया तो चलो कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने अनुभव से ये बताऊंगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके केस में वो क्या है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये था कि मैं उसके साथ मेहनत करता गया, कोशिश करता गया, और जो कुछ भी उनकी जो बची हुई संभावनाएं थी उसको कैसे तराश सकते थे। तो मेरा जो अनुभव ये था कि मुझे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। लेकिन जो आपने डिप्रेशन की बात की, अगर मेरा प्रेम कम हो जाता है और मैं इस कॉन्शियस एफर्ट में लगता हूँ कि मैं अवेयर भी हूँ कि मैं तुम्हें अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो एक तरह से वो मेरे कॉन्शियस एफर्ट में फिर वो डिप्रेशन के चांसेस बनते हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है उस हद तक, तब तक फिर वो डिप्रेशन के चांसेस नहीं बनते। लेकिन उसके लिए हमें अपनी प्रैक्टिसेस में और अपने इनेट विजडम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तब तक एक बड़े गाइड ने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है ब्रदर, कि जब तक पूर्ण संतुलन आप में कायम ना हो जाए तब तक आप भौतिक काम भौतिक तरीके से करिए और आध्यात्मिक काम आध्यात्मिक तरीके से करिए। हम दोनों को मिक्स करेंगे तो परफेक्शन की बजाय हम डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। तो वो जो आपका संतुलन का स्टेट है वो अभी किस लेवल का है उसी से तय होगा। भैया एक और प्रश्न है। यस। जैसे क्या होता है कई बार हम लोग जब कपल रिलेशनशिप में होते हैं तो जाने अनजाने या अपने संस्कारों को कहे या अपनी बुद्धि या टेंडेंसीज के कारण से हम कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, तो उसमें कितनी जल्दी क्षमा मांग लेना चाहिए, या सोच समझ के कुछ विचार करके क्षमा मांगे, या तत्काल? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे। ब्रदर मैं फिर कहूंगा, आपके पास एक टॉर्च है और उस टॉर्च से आप देख सकते हैं, तो टॉर्च को ऑन करना हमें सीखना होगा, अदरवाइज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं फिर वही विजडम की बात कहूंगा कि ये आपके विवेक से तय होगा कि क्षमा मांगने का सामने वाले के ऊपर असर क्या होने वाला है। अगर वो उस बात से अपनी गलत बात को बिल्कुल सही कि हाँ सही आप क्षमा मांग रहे, आपके मूर्ख है, तो भैया थोड़ी देर रुक जाओ। अगर आपको लगता है कि क्षमा से काम मेरा बेहतर हो जाएगा तो क्षमा मांग लो। इसमें आपको कोई तीसरा कभी गाइड नहीं कर पाएगा ब्रदर, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, सिचुएशंस आपके हाथ में। ड्राइविंग स्कूल में जाके ब्रदर आप ड्राइविंग करने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रोड पे गाड़ी आप ही को चलानी है। अब आपका ब्रेक कब अप्लाई करना है, एक्सीलेटर कब लगाना है, अगर आपने अपने ट्रेनर को फोन करके पूछा तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं बड़ी खूबसूरती से अपने अंदर से आएंगी और आती हैं।
बस हमें उसकी जरूरत है अपने इनर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके काफी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हुई है। मुझे लगता है कि जो ज्यादातर एक बहुत ही खूबसूरती से आपने ये चीज हमें बताई कि जो प्यार है वो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कर ले, हम प्यार करने के लिए बने हैं, हम सामने वाले से यही अपेक्षा करते हैं कि वो हमें समझे। जबकि जैसा आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जो प्यार है या जब जीवन साथी में जो हम चीज अहम देखते हैं प्रेम, वो प्रेम एक अवस्था है जो कि खुद हमारे अंदर पनपती है, हमें उसे नरिश करना पड़ता है और धीरे धीरे हम इतने परिपक्व होते हैं कि हम ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है किस सिचुएशन में। तो ये जो प्यार है ये तभी तक हम बाहर देखते रहते हैं, जब तक हम बाहर देखेंगे कि वो मुझे कह दे, वो मेरे लिए गिफ्ट्स ला दे, वो मेरी बात को समझ जाए, वो ऐसे कैसे भूल गया मेरी बात को। तो जब तक ये हम बाहर से अपेक्षा करते रहेंगे, हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक ये अवस्था हमारे अंदर नहीं बड़ी होगी, नहीं नरिश हो पाएगी। बीज तो हमारे अंदर भी है, किंतु ये चूंकि हम बाहर देखते हैं तो जब वो करता है तब तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं करता है तो हमको लगता है कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि क्या हमारे बीच में प्रेम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि प्रेम को कैसे विकसित किया जाए। तो ध्यान के माध्यम से जो आपने हमें टेक्निक बताई है कि जब हम ध्यान करते हैं अपने हृदय पर, तो धीरे धीरे हम अपनी जो कंडीशन, जो अवस्था है, उसको हम पनपने देते हैं, उसको हम नरिश करते हैं और उससे आता है एक्सेप्टेंस। और ये जब एक्सेप्टेंस आता है हमारे जीवन में तो ये प्रेम बहुत ही खूबसूरती से बाहर इसकी खुशबू फैलती है और शायद तब हमारे सारे ये जो प्रश्न है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही उस प्रेम की अवस्था को समझ चुके होते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टर ने बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न पूछा था। तो जैसा कि आपने बताया कि देखिए कॉम्प्रोमाइज और टॉलरेंस, जब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जब हम टॉलरेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। प्यार है तो स्वतः ही एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि जैसे माँ है, माँ के लिए बच्चा कैसा भी हो, काला है, इम्परफेक्ट है, तो वो एक्सेप्ट है, वहां कोई दो राय है नहीं, क्योंकि वो मैं से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें कि यदि हम जीवन साथी चुन रहे हैं या हमारा रिश्ता आगे बढ़ चुका है, तो पहली बात तो यही आती है, जैसा ब्रदर ने बताया, कि क्या हम उसको स्वीकार कर चुके हैं, इस तरह स्वीकारना कि वो मैं ही हूँ। जब मैं उसकी आंखों में देखूं तो वो मिरर की तरह, क्या मैं अपने आप को देख पाती हूँ उसमें, क्या मैं इतना कंफर्टेबल हो पाती हूँ, क्या मैं उस, जैसे कहते हैं ना कि एक जब आप एक मिरर को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप खुद को देखते हैं। और जब हम खुद को देखते हैं तो इसका मतलब मैं कैसा हूं, जैसा भी हूं, मेरा कोई मुखौटा नहीं है। अगर मैंने कोई मुखौटा नहीं पहना है और मैं उसकी आंखों में झांक पा रहा हूं कि मैं ही हूं, तो वहां सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। दिस इज द परफेक्ट जीवन साथी। अब अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या किया जाए? तो बहुत सारे टिप्स हमारे ब्रदर ने आपके साथ शेयर की है। और सबसे खूबसूरत चीज है कि जब हम उस प्रेम को, जैसा कि ब्रदर ने बताया कि यहाँ बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से हमें प्रेम मिलता है, उससे हम विकसित होते हैं। जब वो हमारे अंदर भाव पैदा हो जाता है तो सामने वाला खुद ही हमारे ऊपर प्रेम न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार की खुशबू आप में उसको दिख रही है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोविड से पहले हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां भी कुछ इसी तरह के यंगस्टर थे, तो उनके बहुत सारे प्रश्न थे रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड कि हम क्या करें, उसने ऐसा कह दिया तो शुड वी गो अहेड या ब्रेकअप कर लें, एंड काइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पे जो एक क्रक्स सामने आया, हम अपने आप से ये पूछें कि क्या मैं इस रिश्ते में खुद हूं, जैसा भी हूं मैं। हम अपने बारे में जानते हैं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मेरे सारे लूप होल्स विद माई इम्परफेक्शन जो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या इस रिश्ते में मैं कंफर्टेबल हूं? दूसरा ये कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, एम आई ग्रोइंग, क्या मेरा विकास हो रहा है? और सामने वाले के लिए भी क्या मैं वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ कि वो भी विकसित हो? तीसरा ये कि क्या हम
वैल्यूज क्रिएट कर पा रहे हैं मिलकर एक जीवन साथी के रूप में, एक हमसफर के रूप में? क्या हम कुछ वैल्यूज क्रिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसा ब्रदर ने कहा कि डेफिनेटली मतलब इट्स अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन होता है, तो जैसा ब्रदर ने कहा कि हमें ये बेहद जरूरी है समझना कि इमोशंस क्या हैं, अट्रैक्शन क्या है, लव क्या है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जस्ट बाय सीइंग द अपोजिट जेंडर, दैट इज वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि हम बिकॉज मेल एंड फीमेल्स आर मीन टू क्रिएट, है ना, ये प्रकृति का एक वो सिद्धांत है। तो जब हम ये होता है तो क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे धीरे 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 धीरे, तो मेरा सिर्फ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि दोज हु आर सर्चिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे मस्ट आस्क देमसेल्व्स कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्या मेरा पार्टनर ग्रो कर रहा है, क्या हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैं जो हूँ मैं ही रहता हूँ, मैं अपने आप से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा, क्या क्या मुझे कोई मुखौटा लगाना पड़ रहा है, या मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं उसको मुखौटा लगाने दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इन छोटे छोटे प्रश्नों का जो जवाब जब हमें अपने आप से मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें किस राह में आगे बढ़ना है। और सबसे खूबसूरत बात जो ब्रदर शिव कुमार ने आज बताई है कि ध्यान ही एकमात्र वो साधन है, वो टेक्निक है जिससे हम प्रेम को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो जब हम खुद ही प्रेम बन जाएंगे तो मुझे लगता है हम अपनी हैप्पीनेस की चाबी जो है वो हम किसी और को नहीं देंगे। हम अपने आप को इतना दृढ़ बना लेंगे, इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्यूटीफुली ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ट्रेजर फॉर अस ऑन द ओकेजन ऑफ दिस करवा चौथ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से जब भी आगे कभी हमें नेचर मौका देगी और खूबसूरत चीजें हम लोग शेयर कर पाएंगे। और अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि प्रेम से समझदारी पैदा होती है या समझदारी से प्रेम पैदा होता है। तो आजकल का यूथ सोचता है कि समझदारी से प्रेम पैदा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा प्रेम से ही समझदारी आती है। और प्रेम को पैदा करने के लिए जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो लव है। प्रेम को हमें पैदा नहीं करना है। प्रेम वास्तव में हमारी मूल अवस्था है, हमारा ट्रू नेचर ही लव है। हमें तो केवल अपनी हेट्रेड को, अपनी प्रिजुडिस को, अपनी जो निगेटिविटी है, जैसे ही हम अपने दिल से उसको हटा पाएंगे तो जो हमारा ट्रू नेचर है, जो लव है, वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट करने लगेगा। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि हम बिकॉज इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर है, और इंसान लव, केयर, कंपैशन, ह्यूमैनिटी इसीलिए बना है। तो कहते ना कि जब ऑरेंज को काटो तो ऑरेंज का जूस निकलता है, एप्पल को काटो तो एप्पल का जूस निकलता है, लेकिन इंसान में बहुत सारे रंग निकल जाते हैं। तो ये जो जैसा कि आपने बताया कि ये अनवांटेड चीजें, सारे आवरण हमारे आसपास हैं, यदि हम इसको हटा दें तो वो जो प्रेम की अवस्था है वो ही सामने होगी हमारे। तो थैंक यू सो मच। एक छोटी सी 4 लाइन मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और फिर हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। या तो एक दूजे का दर्पण तुझ में है या मुझ में है, या खुद अपने पर सम्मोहन तुझ में है या मुझ में है। खुशबू आती तेरे तन से जब तू मुझको याद करे, कौन कहे यादों का चंदन तुझ में है या मुझ में है। तू मुझको एक जंगल समझे, तू मुझको एक जंगल समझे, मैं तुझको एक जंगल समझूं, तू समझे वनवास मुझे। एक दूजे को लेकर भटकन तुझ में है या मुझ में है। जब जब बिछड़े मैं मुस्काऊं, तू मिलकर रो पड़ता है। खो देने का दर्द चिरंजन तुझ में है या मुझ में है। मैं सपनों को फूल बताऊं, तू आंसू को गंध कहे। दुख सहकर सुख देने का फन तुझ में है या मुझ में है। चुटकी भर देकर मुट्ठी भर पाने की उम्मीद रखे, चुटकी भर देकर मुट्ठी भर पाने की उम्मीद रखे। रिश्तों में भी एक महाजन तुझ में है या मुझ में है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत खूबसूरत सिस्टर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच ब्रदर। नमस्ते Thank you for एवरीवन।